हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में सुना जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हमसे कवर करते हैं। देखिए यार, आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाएगी क्योंकि घर के सामने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप आवाज सुन पा रहे होंगे थोड़ी बहुत। मुझे लग रहा था कि थोड़ा देर के लिए अगर काम रुकता है या थोड़ा सा कम आवाज होती है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि काम रुकने वाला है नहीं, तो काफी दिक्कत हो जा रही है। इस वजह से आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगी। डेली नहीं होगी, आप उसकी टेंशन ना लेके डेली इस तरह से वीडियो लेट होगी। ये रोज 10 बजे तक आपको हर हाल में मिल जाएगी, लेकिन ये थोड़ा कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसकी वजह से हो जाता है। पीडीएफ से जुड़ने के लिए आप उसका टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाती है टेलीग्राम की। आज 27 जून, आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्या है। तो आज है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग दिवस। ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई 2023 के लिए? फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया एट द रेट 100, यानी जब हम आज़ादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे तब वहाँ पे एमएसएमई का बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। उसके लिए एमएसएमई को रेडी किया जाएगा, कहा जा रहा है। देखिए, एमएसएमई जो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या होता है? किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी में काम कर रहे होते हैं। और फिर जिनके पास बहुत हाई लेवल की स्किल नहीं है या थोड़ी कम स्किल है या स्किल ही नहीं है, तो वो लोग अक्सर इसी क्षेत्र में काम करते हुए मिलेंगे। आप देखेंगे खास करके ये क्षेत्र जो होता है महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे महिलाएं जो होती हैं अपना बुटीक खोल लेंगी, अब उसमें 2-3 महिलाएं मिलकर के काम करती हैं। उसके अलावा इस तरीके से अचार बनाने का काम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लघु उद्योग में आते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसमें महिलाएं अक्सर पार्टिसिपेट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि महिला सिर्फ ये सब करती हैं, उनके पास स्किल नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है, डेटा ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादातर महिलाओं के लिए रोजगार रहता है, या अनौपचारिक जो क्षेत्र होता है उसके लिए इसमें ज्यादा रोजगार रहता है। आज ये देखते हैं आज का पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये क्या है? पीएम मोदी साहब को इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्या नाम उसका? उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पहनाया गया है। ये कौन दिया? तो इजिप्ट के जो हाईएस्ट अवार्ड होता है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो दिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी को। अब यहाँ मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं इजिप्ट को। यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया इजिप्ट, इसकी राजधानी है, कैपिटल है कायरो। यहाँ पे स्वेज कैनाल, इस पे किसका राज चलता है? तो इस पे इजिप्ट का राज चलता है। यहाँ पे ये गाजा स्ट्रिप है, मेडिटेरियन सी है एक तरफ रेड सी है। तो अगर आपसे देखिए, हो सकता है कि इजिप्ट चर्चा में आपसे ये ना पूछे कि इजिप्ट के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या हमारे मोदी जी वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया गया, हो सकता है ये सब ना पूछे, लेकिन ये पूछ ले कि रेड सी और उसके अलावा मेडिटेरियन सी को कौन सी कैनाल कनेक्ट करती है। तो वहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? स्वेज कैनाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज कैनाल। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दक्षिण साइड में इजिप्ट के कौन है? तो ये सूडान है, यहाँ पे लीबिया है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे इजराइल, यहाँ पे जॉर्डन। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ये इजिप्ट का मैप है। कभी भी आप कोई भी लोकेशन देखिए तो उसको मैप के साथ जरूर देखिए। मैप के साथ देखने से आपको और क्लियर हो जाएगा। इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो 2 महाद्वीपों के शेयर करती है। कौन कौन से महाद्वीप? एक तो एशिया में थोड़ा सा इसका पार्ट आता है, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे। एक इसके अलावा ये अफ्रीका में आता है। तो इस तरीके की और कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे, इस तरीके की और कंट्रियों का नाम लिखा है। जैसे रसिया, इसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया कंट्री। यूरेशिया कंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है एशिया में आता है और कुछ पार्ट यूरोप में आता है। इस तरीके से इजिप्ट भी हो गया। यहाँ पे रशिया की कैपिटल दी गई है मॉस्को, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। उसके अलावा तुर्की भी इसी तरीके का, इसको भी यूरेशियन कंट्री बोलते हैं क्योंकि इसका भी कुछ पार्ट यूरोप में आता है, कुछ पार्ट एशिया में आता है। इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा। कजाकिस्तान हो गया, इसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना। अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया। ये सारे ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीपों में पड़ते हैं, यानी इनका कुछ भाग एक महाद्वीप में, दूसरा भाग दूसरे महाद्वीप में पड़ता है। अब इस यात्रा के दौरान मुख्य बातें क्या रही हैं, क्या क्या बातें हुई, हम उसके बारे में देखते हैं। रणनीतिक साझेदारी समझौते में किस क्षेत्र में? तो राजनीतिक क्षेत्र में, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का संपर्क, इन सारे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी हम लोग समझौता किए हैं। यानी अभी इन सारे क्षेत्रों को अच्छे तरीके से लेकर के चला जाएगा। दोनों देश इस पर अच्छे से ध्यान देंगे, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे। समझौता ज्ञापन एमओयू किस किस क्षेत्र में हुआ? तो कृषि के क्षेत्र में हुआ, पुरातत्व के क्षेत्र में हुआ, पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में क्या हुआ है? तो इन क्षेत्रों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। अब देखिए, कृषि का क्षेत्र जो है अफ्रीका में, आप सभी को पता है कि वहाँ पे ऐसी चीजें हैं, वहाँ पे काफी टाइम से, कई ऐसे देश हैं वहाँ पे जहाँ पे काफी टाइम से, लगभग 40 साल से सूखा पड़ रहा है। तो आप सोच के देखिए वहाँ पे कृषि कैसे होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो अफ्रीकी देश हैं वहाँ पे खाने की हमेशा कमी रहती है, और ऐसा बताया था कि जो खाद्य संकट उत्पन्न होगा वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे डालेगा? वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा अफ्रीकी देशों पे। क्यों? क्योंकि ये लोग अभी तक लेस्ट डेवलप कंट्री है, इनके यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, ये लोग ठीक तरीके से लेकर के नहीं चल रहे अपने देश को। इसलिए बताया जाता है कि जो खाद्य संकट उत्पन्न होगा। खाद्य संकट उत्पन्न क्यों होगा? उसके भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला हो जाता है जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या बढ़ेगी और फिर कृषि के क्षेत्र घटते जाएंगे, क्योंकि लोगों को रहने के लिए घर चाहिए।
उसके अलावा पार्क चाहिए, मतलब ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन खाने के लिए उनको खेत नहीं चाहिए, खाने के लिए उनको कृषि नहीं करना है। तो इस तरीके से उनका जो है खाद्य संकट उत्पन्न होने की संभावना। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो जलवायु के परिवर्तन के कारण। क्यों? जलवायु परिवर्तन होगा तो जहाँ पहले चावल होता था वहां पे गन्ना होने लग जाएगा, जहाँ गन्ना होता था वहां पे गेहूं होने लगेगा। इस तरीके से वहां पे फसल प्रतिरूप में, उसके अलावा मौसम में, हर चीज में बदलाव आ गया तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। वही सारी चीजें बताई जा रही हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी हम लोग काम करेंगे। द्विपक्षीय चर्चाएं क्या हुई है, तो G20 में सहयोग करेंगे दोनों देश। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा, इन क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे मिलकर दोनों देश। राष्ट्रमंडल युद्ध कब्रिस्तान, अब ये क्या है राष्ट्रमंडल युद्ध कब्रिस्तान? ये है जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसमें राष्ट्रमंडल सदस्य देश जो है, राष्ट्रमंडल सदस्य देश कौन है? ये ऐसे देश हैं जिनके ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था। तो इन देशों के लोग जो शहीद हुए थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं जिनकी जान गई थी, उन लोगों की याद में जो कब्रिस्तान बनाई गई है, उन लोगों की याद में जो कब्र बनाई गई है, उसी यही है ये चीज, राष्ट्रमंडल युद्ध कब्रिस्तान। भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपनी जान गंवाने वाले 4300 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कितने लोगों को? तो 4300 से अधिक भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। कब? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, 1914 से 1918 के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये G20 शिखर सम्मेलन जो हमारे यहाँ जिसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है, उसको क्या कहा जा रहा है? उसमें जो है मिस्र को हम लोगों ने अतिथि देश के रूप में बुलाया है। ये जो G20 के अध्यक्ष होते हैं, इनको ये अधिकार होता है कि वो किसी भी देश को, जिसको भी चाहे, उसको यहाँ पे अतिथि के रूप में इनवाइट कर सकते हैं, गेस्ट के रूप में इनवाइट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने किसको किया? मिस्र को किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, अल हकीम मस्जिद। भारतीय प्रधानमंत्री ने काहिरा में 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा किया, जिसे भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा बहाल किया गया था। कहाँ पे? तो ये 11वीं सदी की है। कहाँ पे? ये काहिरा में है। इसको किसके द्वारा बनाया गया था या किसके द्वारा फिर से पुनर्निर्माण किया गया, बहाल किया गया? तो ये थे भारत के लोग। कौन थे? दाऊदी बोहरा समुदाय भारत के, इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका स्टैटिक पोर्शन। ये तो अभी तक करंट की टॉपिक थी, करंट की बात थी, जो करंट में उसको हमने देखा। अब ये जो है स्टैटिक पोर्शन हम कवर करेंगे। स्टैटिक पोर्शन में देखें भारत मिस्र संबंध, इसका ऐतिहासिक संबंध कैसा रहा है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। भारत और मिस्र दुनिया की 2 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हैं। उसके अलावा प्राचीन काल से निकट संपर्क का इतिहास रहा दोनों के बीच। सामान्य युग से पहले भी, यानी अभी जो वर्तमान समय चल रहा है या जिसको आधुनिक युग कहा जाता है, उसके पहले भी आप देखेंगे अशोक के समय से। कब से? तो अशोक के समय से ही हम लोग का मिस्र के साथ संबंध रहा है। अशोक के शिलालेखों में टॉलमी द्वितीय के तहत मिस्र के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है। किसके तहत? तो टॉलमी द्वितीय जो था मिस्र का शासक, उसके साथ अशोक के संबंध थे। यानी हमारे ऐतिहासिक काल से ही, मौर्यों के काल से या उसके भी पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों पुरानी सभ्यताओं में से एक है। वहां पे तब से हम लोग का संबंध चला आ रहा है। महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी साद जगलौल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता पर एक साझा लक्ष्य साझा किया। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके अलावा जब आप आधुनिक युग में आएंगे, देखिए ये हो गया प्राचीन युग में, उसके यहाँ पे आधुनिक युग में जब आएंगे तो हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी हो गए। और मिस्र के कौन थे? तो साद जागलाउल थे। इन्होंने क्या किया? तो ब्रिटिश जो सत्ता थी, अंग्रेज जो थे, उनके खिलाफ साथ में लड़ने की बात की थी या उनको उखाड़ फेंकने का एक साझा लक्ष्य था दोनों के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो 1947 में दोनों पे राजदूत स्तर पर राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। 1955 में मैत्री संधि दोनों के बीच साइन की गई। दोनों गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम नॉन अलाइन मूवमेंट के संस्थापक सदस्य हैं। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा है? 2021-22 में 7.26 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की गई है। उसके अलावा व्यापार काफी संतुलित था, जिसमें 3.74 बिलियन भारतीय निर्यात था और मिस्र से आयात कितना था हमारा? 3.52 बिलियन आयात मिस्र से भारत में हुआ था। यानी हमने कितना निर्यात किया था? तो 3.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके अलावा आयात कितना किया था हमने? 3.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब इसमें देखेंगे आप कि व्यापार अधिशेष किसके पक्ष में आएगा? तो हमारे पक्ष में आएगा, यानी कि भारत के पक्ष में। लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है। आप देख सकते हैं कि 10 कुछ है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। भारत में द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से लागू है और यह मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज पर आधारित है। यानी 1978 से भारत और मिस्र का जो व्यापार समझौता वो चल रहा है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा देश है। उनमें से एक हमने मिस्र को माना हुआ है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसी देश को चुनना होता है तो हमने किसको भी चुना हुआ है? मोस्ट फेवर्ड नेशन को चुना हुआ है। सॉरी, मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में किसको चुना हुआ है? तो मिस्र के रूप में चुना हुआ है। अब हम देखते हैं उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र है। जैसे देखिए, 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय और खुदरा सहित मिस्र की अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है। किस किस क्षेत्र में किया हुआ है? तो रसायन हो गया, केमिकल, उसके अलावा ऊर्जा हो गया, एनर्जी, कपड़ा हो गया, परिधान हो गया, कृषि व्यवसाय हो गया और खुदरा सहित कितना का? तो 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत में मिस्र का निवेश कितना है? तो 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें स्मार्ट इलेक्ट्रोमीटर, कारपेंट
IT सेवाएं आदि शामिल हैं। रक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास क्या था, एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट, जनवरी 2023 में। कहाँ पे किया गया था, तो राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है। यानी कौन सा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट। किसके किसके बीच है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किसके किसके बीच है, तो इंडिया और मिस्र के बीच, इंडिया और इजिप्ट के बीच। कब से चल रही है, जनवरी 2023 से। कहाँ पे चल रहा है, राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है। संयुक्त रक्षा समिति 2018 में नई दिल्ली में 8वीं और 2019 में कायरा में 9वीं। यानी संयुक्त रक्षा समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो 2018 में नई दिल्ली में हुई थी 8वें नंबर की, और 2019 में हुई थी कायरा में 9वें नंबर की, दोनों देशों के बीच। IAF पायलटों ने 1960 से 1984 तक मिस्र के पायलटों को प्रशिक्षित किया था। यानी हम लोगों ने क्या किया था, तो 1960 से लेकर के 1984 के बीच जो मिस्र के पायलट थे उन लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया था, ताकि वो लोग और अच्छे से अपना चला सकें जहाज, उसको लेकर के चल सकें। उसके अलावा CSIR भारत और NRC मिस्र की कंपनी के बीच द्विवार्षिक कार्यकारी कार्यक्रमों और वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन कौन कर रहा है, तो भारत का CSIR हो गया और यहाँ पे मिस्र का कौन हो गया, NRC। ये दोनों लोग मिलकर के वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। साइबर मुद्दों पर पहला संयुक्त कार्य समूह 2016 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जो समय आप सभी को पता है कि इंटरनेट का समय है, और यहाँ पे साइबर मुद्दा ना जुड़े तो ये फिर बेकार है। अब आने वाले समय में किसी भी देश के साथ अगर समझौता, तो वहाँ पे दो मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे। पहला होगा साइबर का मुद्दा और दूसरा होगा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। यानी अगर किसी भी क्षेत्र में हमको समझौता करना है, किसी भी क्षेत्र में हमको बात करनी है, किसी भी देश के साथ रिलेशन आगे लेकर के चलना, तो इन दो मुद्दों को तो कम से कम देखना ही। उसके अलावा तीसरा मुद्दा कौन हो सकता है, तीसरा मुद्दा हो सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी का। क्यों, क्योंकि लोग अब वहाँ पे शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जा रहा है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो गया, यहाँ पे साइबर मुद्दा हो गया। तो इन सारी चीजों पे यहाँ पे साइबर मुद्दा कब से लेकर के चल रहे हैं लोग, 2016 से लेकर के चल रहे हैं। SNT पर चौथी संयुक्त समिति की बैठक 2017 में नई दिल्ली में आयोजित की। अब SNT क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पर कौन सी बैठक थी, तो चौथी बैठक थी। कहाँ पे आयोजित की गई थी, 2017 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दूसरी इसरो NARSS JWG 2017 में कायरा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कृषि जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी पर भारत में कार्यशालाएं क्रमशः 2018 में शिलोंग और 2019 में मुंबई में आयोजित की गई। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी हो रहा है, यानी एक बार भारत में हो रहा है, एक बार मिस्र में हो रहा है। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर 2018 में शिलोंग में हुई थी, हमारे यहाँ भारत में हुई थी मीटिंग, तो 2019 में कहाँ पे हुई थी, मुंबई में आयोजित हुई थी। ये दोनों ही इस बार भारत में हुई थी। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि और अन्य क्षेत्र जो है वहाँ पे दोनों देशों में लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल अजहर विश्वविद्यालय CERT में एक IT केंद्र भी फरवरी 2019 से चालू है। इसका महत्व क्या है, मिस्र जो है पश्चिम एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्या है ये मिस्र, इसकी आबादी क्या पश्चिम एशिया में सबसे अधिक है। एक महत्वपूर्ण भू रणनीतिक स्थान रखता है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि वैश्विक व्यापार का 12% सुएज नहर से होकर गुजरता है। और सुएज नहर पर किसका अधिकार है, मैंने पहले बताया मिस्र का अधिकार है। फिर अगर ये मिस्र हमको नहीं गुजरने देगा या वहां से व्यापार करने की अनुमति नहीं देगा, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये रणनीतिक महत्व भी रखता है, इसलिए हम इसके साथ संबंध और अच्छे रहेंगे तो हमारे लिए और भी फायदा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के लिए एक प्रमुख बाजार है और यूरोप और अफ्रीका दोनों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसमें महत्वपूर्ण पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते भी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडिया और इजिप्ट लगभग सारे क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लगभग सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी है साइंस एंड टेक हो गया, एजुकेशन हो गया, कृषि हो गई, कपड़ा हो गया, ऊर्जा हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, लगभग सारे क्षेत्रों में इंडिया और इजिप्ट मिलकर के काम कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट है, आपको PDF प्रोवाइड करा दीजिए, आप उसको जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसका आंसर राइटिंग में अपने यूज कर सकते हैं। देखिए प्री में तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन अगर कोई डेटा होता है, कोई फैक्ट होता है, आप उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो आपका आधा नंबर 1 नंबर बढ़ने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, तो ये है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट जो है इसने क्या जारी किया है, इसने जारी किया है कि विश्व में सबसे अच्छे रहने के लिए शहर कौन से हैं, विश्व में सबसे खराब रहने के लिए शहर कौन से हैं। तो यहाँ पे बताया द मोस्ट वैल्यूएबल सिटी इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट EIU ने सर्वाधिक रहने योग्य की अपनी रैंकिंग जारी की है। अब देखिए EIU ये क्या है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक संस्था है। इसने क्या जारी किया है, तो इसने विश्व में कौन कौन से शहर अच्छे हैं रहने के लिए, कौन से शहर खराब है, उसकी पूरी एक लिस्ट जारी की है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या इसने बताया है, एक किन किन आधारों पे जारी किया। देखिए अब यहाँ पे अगर कोई बताया कि ये शहर अच्छा है, इसके अलावा ये शहर खराब है, मान लीजिए कोई दो शहर है, A हो गया और ये B हो गया, अगर ये बताया कि A शहर अच्छा है और B शहर खराब है, तो किस आधार पे बताया जा रहा है, मतलब कोई तुलना हुई होगी, कोई बात रही होगी, दोनों के बीच कॉमन देखा गया होगा कि दोनों चीजों में क्या क्या कॉमन है और ये किसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किसमें खराब प्रदर्शन कर रहा है। तो इस तरीके से जब दोनों की तुलना करेंगे तभी अच्छा खराब पता चलेगा। तो किन आधारों पर ये चेक किया गया, इसका बेस क्या रहा है, इसके संकेतक क्या रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा गया। पहले क्या, स्वास्थ्य सेवा, दूसरा शिक्षा, तीसरा संस्कृति, चौथा पर्यावरण और नेक्स्ट टाइम स्थिरता। यानी इन 5 पॉइंट पे देखा गया कि कौन सा देश
और उसका शेयर कौन सा अच्छा है, उसके अलावा कौन सा शेयर खराब है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। इसको कब स्थापित किया गया था? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे इसका? लंदन में। ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण पर भाग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से पूर्वानुमान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना, जैसे मासिक देश रिपोर्ट, 5 वर्षीय देश आर्थिक पूर्वानुमान, देश जोखिम सेवा रिपोर्ट और उद्योग रिपोर्ट। यानी ये सारे क्या है? तो ये है रिपोर्ट या इंडेक्सेस जिसको ये जारी करता है AIU। इसको आप देखिए इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि कभी कभी पूछता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। जैसे एक बार यूपीएससी पे पूछा गया था कि जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो उसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें। आप यहाँ पे देखें मासिक देश रिपोर्ट हो गया, 5 वर्षीय देश आर्थिक पूर्वानुमान हो गया, देश जोखिम सेवा रिपोर्ट हो गया और उद्योग रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? AIU जारी करते हैं सारी रिपोर्टें। हम देखते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, रिपोर्ट में की हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या बताएगी इसमें। तो पहला स्थिरता, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक पेशकश से जीवन की असाधारण गुणवत्ता के लिए। कौन है पहले पे? तो ये वियना, ऑस्ट्रिया को लगातार दूसरे वर्ष, यानी इसके पहले कौन था? इसके पहले भी वियना ही था और इस बार कौन है? इस बार भी वियना ही है। कहाँ का? ये ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, ये ऑस्ट्रिया की बात है, ठीक है। तो वियना जो है ऑस्ट्रिया का, वो पहले स्थान पर है इन सारे क्षेत्रों में। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेनमार्क के कोपेनहेगन ने दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और सिडनी का स्थान रहा है, यानी सेकंड स्थान पर कौन है? तो ये कोपेनहेगन है, डेनमार्क का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत की ओर से नई दिल्ली और मुंबई 141वां और चेन्नई 144वां स्थान पर रहे हैं। उसके अलावा अहमदाबाद और बेंगलुरु 147वां और 148वां स्थान पर रहे हैं। ये भारत के शहर हैं जो इसमें शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में सूचकांक स्कोर में वृद्धि हुई है, जो महामारी से वैश्विक सुधार को दर्शाता है। हालांकि स्थिरता में थोड़ी गिरावट देखी गई है। हड़तालों के कारण पश्चिमी यूरोप शहरों की रैंकिंग में गिरावट आई है, यानी जो पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या हुई है? तो वहाँ पे हड़तालें जो आयोजित की गई, तो इसके नाते यहाँ पे जो उनकी रैंकिंग है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क को सबसे कम रहने योग्य स्थान दिया गया, यानी लास्ट पे कौन है? लास्ट पे है दमिश्क। दमिश्क क्या है? सीरिया की कैपिटल है। आप सभी को पता है सीरिया की कैपिटल है, वहाँ पे कितने सारे युद्ध चलते रहते हैं, कभी गृह युद्ध, कभी आसपास के क्षेत्रों से, तो हमेशा यहाँ पे अशांति ही बनी रहती है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशांति हो गया, उसके अलावा संघर्ष हो गया। संघर्ष वही युद्ध या जो गृह युद्ध चलते हैं इन सारे क्षेत्रों को बताया जा रहा है। तो इसी के कारण इसको दमिश्क को सबसे आखिरी स्थान दिया गया है यहाँ पे इस इंडेक्स में। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पे पहले स्थान पर आप देख सकते हैं टॉप 10 पोजीशन में कौन है और नीचे से 10 स्थान किसने हासिल किया है। तो यहाँ पे पहला स्थान किसका? वियना का है, ये पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया है इसकी लोकेशन। दूसरा स्थान कौन सा है? कोपेनहेगन है। तीसरा कौन है? मेलबर्न। चौथा सिडनी, फिर है वैंकूवर, जूरिक, कैलगरी, जिनेवा, टोरंटो, ओसाका, ऑकलैंड। ये सारे टॉप 10 शहर हैं। वहाँ पे इनके कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे से टॉप करने वाले वो है ना, जैसे हमारे जैसे बैक बेंचर्स, जो बैक बेंचर्स है वो यहाँ पे टॉप 10। ये कौन है? पहला डौला कैमरून का है। यहाँ पे देखिए ये जो है 173वां स्थान पर है और 164वां स्थान पर है। तो हम यहाँ से चलते हैं। डमस्कस हो गया, ये कहाँ पे है? सीरिया का है। उसके अलावा ट्रिपोली हो गया लीबिया का, अल्जायर्स हो गया अल्जीरिया का, लेगोस हो गया नाइजीरिया का, कराची हो गया पाकिस्तान का, पोर्ट मॉरिसबी हो गया पापुआ न्यू गिनी का, ढाका हो गया बांग्लादेश का, हरारे हो गया जिम्बाब्वे का, क्यू हो गया यूक्रेन का, डेवला हो गया कैमरून का। यानी क्यू आप किस वजह से आया? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रसिया यूक्रेन संघर्ष है उसकी वजह से क्यू आ गया। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का भी है, कराची पाकिस्तान की कैपिटल को यहाँ पे रखा गया है 169वें स्थान पर। टोटल इसमें कितने देश शामिल थे? 173। तो उसमें से 169वें स्थान पर कौन आया? कराची आया है। और सबसे लास्ट में कौन 173 पर? तो डमस्कस है, सीरिया का, सीरिया की कैपिटल है। उसके अलावा यहाँ पे बांग्लादेश का ढाका भी है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की एक एक सिटी जो है एकदम टॉप 10 वर्ष में है, नीचे से सबसे खराब स्थिति में, जबकि हमारा देश ऐसा किसी हालत में नहीं है। हम फिर भी मिडिल में, बीच में, ना तो हम बहुत ज़्यादा खराब है ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये कुछ वन लाइनर टाइप के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो अक्सर वनडे एग्जाम हो गया या फिर यूपीपीसी जैसे स्टेट पीएससी हो गया, उसमें अक्सर ये पूछ लेता है जो वन लाइनर करंट होते हैं। पहला क्या, हाल ही में उड़ान नामक क्लाउड सीडिंग के लिए किसने परीक्षण किया? तो आईआईटी कानपुर ने। ये क्या है? क्लाउड सेटिंग वो है जो कृत्रिम वर्षा होती है, उसी के लिए किस आईआईटी ने भी हाल ही में परीक्षण किया? तो आईआईटी कानपुर ने। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इस तरह के परीक्षण होते रहते हैं विदेशों में, उसके पहले भी भारत में चुके हैं, पहली बार हो नहीं रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे परीक्षण होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो सनटेक सिंगापुर में। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वनडे एग्जाम के लिए या स्टेट पीएससी के लिए। क्यों? क्योंकि पहला ई स्पोर्ट्स सप्ताह है और उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो सनटेक सिंगापुर में किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 127वां है। अब आधा योजना किसकी? उड़ीसा राज्य की है। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। किसने किया? तो हमारे होम मिनिस्टर साहब, ये कौन है? अमित शाह जी हैं। इन्होंने किया। किस लिए किया? कि तो जो हमारे शहीद हुए जवान, उनकी याद में उनको सम्मान देने के लिए बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है और लाइनर वो कौन है, रामन फर्स्ट इंडियन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस ही विक्रम एस का परीक्षण किया था। ये क्या था, तो हमारे यहाँ का पहला निजी प्रक्षेपण था विक्रम एस। इसको भी किसने किया था, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया था। मोटर जीपी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अब ये मोटर जीपी क्या, तो दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो है बाइक रेसिंग कंपटीशन है। इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा। इसका पहला टिकट किसने खरीदा है, फर्स्ट टिकट ये सीएम योगी जी ने खुद खरीदा है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी जी आदित्यनाथ योगी, उन्होंने खुद इसका पहला टिकट खरीदा इसको देखने के लिए। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये तेलंगाना में किया गया है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है। यहीं तक रखता है आज का लेक्चर। बोलने में जो गलती है उसके लिए सॉरी, और आप लोग के सपोर्ट के लिए थैंक यू।